हाँ तो नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म मैं धमाल पर। मित्रों, आज इस वीडियो में हम कक्षा 10वीं भौतिक विज्ञान के एक बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन के बारे में जानेंगे और इससे आने वाली परीक्षाओं में महत्वपूर्ण टॉपिकों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना समय लिए वीडियो को शुरू करते हैं और हेडिंग बाय हेडिंग और एनसीईआरटी के अनुसार हम लोग जो है टॉपिक को जो है कवर करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और जैसा कि अध्याय का नाम है प्रकाश का परावर्तन व अपवर्तन, तो सबसे पहले हम प्रकाश जान लेते हैं कि प्रकाश क्या होता है। उससे भी पहले हम ये जान लेते हैं कि ब्रह्मांड में उपस्थित सभी वस्तुओं को दो प्रकार से क्लासिफाई किया गया है। एक तो पदार्थ और एक ऊर्जा। पदार्थ यानी कि जिसमें कुछ भार होता है और वह कुछ स्थान घेरता है। जैसे मार्कर में कुछ भार होगा और ये कुछ स्थान घेरेगा, और ये व्हाइट बोर्ड इसका कुछ वजन होगा और ये भी कुछ स्थान घेर रहा है। तो ऐसी वस्तुएं जो स्थान घेरती हों और जिनमें कुछ भार होता है उसे पदार्थ कहते हैं। और ऊर्जा, बेसिकली ऊर्जा का डेफिनेशन तो होता है कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं, लेकिन ऊर्जा भी सभी चीजें हैं जिनका हम केवल अनुभूति कर सकते हैं। जैसे प्रकाश, ध्वनि, ताप, ये सब ऊर्जा है। तो आज हम लोग का चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन व अपवर्तन। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि प्रकाश किसे कहते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया, वस्तुओं को दो प्रकार से क्लासिफाई किया गया है, एक तो पदार्थ, एक ऊर्जा। तो दोस्तों, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम संसार में उपस्थित वस्तुओं को देख पाते हैं। अर्थात यदि प्रकाश ना हो तो हम वस्तुओं को देख नहीं पाएंगे। और आप लोग अपने दैनिक दिनचर्या में देखते ही होंगे कि अगर प्रकाश का स्रोत जो है किसी प्रकार से अगर बंद कर लिया जाए तो अंधेरा हो जाता है और अंधेरे में हम वस्तुओं को देख नहीं पाते हैं। अब सवाल ये उठता है कि आखिरकार हम वस्तुओं को देख कैसे पाते हैं, अर्थात किसी वस्तु को देखने की प्रक्रिया क्या है, प्रोसेस क्या है। तो चलिए इस पर डिस्कस करते हैं। तो आप लोग देखते होंगे कि जब प्रकाश उपस्थित नहीं होता है, अर्थात अंधेरा होता है, तो हमें वस्तुएं नहीं दिखाई देती हैं। परंतु आपके मन में सवाल उठता होगा कि प्रकाश के आने पर ऐसा होता क्या है कि वस्तुएं दिखाई देने लगती हैं। तो साथियों, प्रकाश के आने से होता यह है कि जब किसी प्रकाश स्रोत से निकलने वाली प्रकाश किसी वस्तु पर पड़ती है तो वो अलग अलग दिशाओं में फैल जाती है, बिखर जाती है। और जब उन्हीं बिखरी हुई प्रकाश किरणों में से कुछ प्रकाश किरणें मानव की आंख तक जाती हैं तो वस्तुएं मनुष्य को दिखाई देने लगती हैं। अब हम प्रकाश के कुछ महत्वपूर्ण गुणों के बारे में जानते हैं। तो प्रकाश का पहला गुण है, यह ऊर्जा का एक रूप है। तो हम पहले ही जान चुके हैं कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, तो यह एक ऊर्जा का रूप है। दूसरा गुण है, यह निर्वात में भी चल सकती है। अब हम जान लेते हैं निर्वात क्या होता है। निर्वात अर्थात जहां हवा नहीं होती है, तो प्रकाश वहां भी चल सकता है, अर्थात जहां कुछ भी चीजें नहीं होती हैं प्रकाश वहां भी चल देता है। अगला गुण है, निर्वात में इसकी चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। अब यदि इसको हम सरल शब्दों में जानने की कोशिश करें तो इसको हम कह सकते हैं कि जो प्रकाश होता है वो निर्वात में 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर दूरी तय कर लेता है। यानी कि आपके एक बार पलक झपकते ही वो 3 लाख किलोमीटर दूरी तय कर लेता है। प्रकाश का अगला उदाहरण है, कांच में इसकी चाल 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। अर्थात प्रकाश 1 सेकंड में अगर कांच में चल रहा है तो 2 लाख किलोमीटर दूरी चल सकता है।
प्रकाश का अगला गुणधर्म है, प्रकाश दिखता नहीं है परंतु दिखा बहुत कुछ देता है। अब आप सोच रहे होते हैं कि जब अंधेरा होता है तो सुबह सुबह सूर्य भगवान निकलते हैं और सूर्य भगवान के निकलते ही प्रकाश हम लोग को दिखने लगता है। तो आप लोग गलत फहमी में हैं, आपको प्रकाश दिखता नहीं है, आपको प्रकाश की सहायता से वस्तुएं दिखने लगती हैं। अब आपके मन में विचार उठ रहा होगा कि प्रकाश को हम क्यों नहीं देख पाते हैं। तो प्रकाश को हम इसलिए नहीं देख पाते हैं, जिसका एक कारण ये भी है कि प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है, बहुत अधिक होती है। अब यदि आप तुलना करें तो यदि किसी बाइक सवार की चाल 90 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो आपको ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे आपके पास से या आपके आगे से कोई हवा गुजरी हो। यदि थोड़ा हम और चाल को बढ़ा दें, 100 किलोमीटर प्रति घंटा कर दे तो अब आपको यह प्रतीत होगा कि कोई गया तो है लेकिन कौन गया है यह बता नहीं पाएंगे। तो इसी प्रकार से जब आप 1 घंटा में किसी व्यक्ति के 100 किलोमीटर चलने से उसकी पहचान उसको देख नहीं सकते, देख तो पाते हैं लेकिन आप उसको एकदम क्लियरिटी से स्पष्टता पहचान नहीं सकते हैं, पहचान नहीं पाते हैं। तो आप यह कल्पना कीजिए कि प्रकाश जब 1 सेकंड में यानी कि आपके एक गिनते ही वह 3 लाख किलोमीटर दूरी तय कर लेता है तो आप उसको कैसे देख पाएंगे। तो यही कारण है कि प्रकाश दिखता नहीं है परंतु प्रकाश की सहायता से हम वस्तुओं को देख पाते हैं। प्रकाश का अगला उदाहरण है, अलग अलग माध्यम में इसकी चाल अलग अलग होती है। अर्थात प्रकाश अलग अलग माध्यम में अलग अलग चाल से चलता है। अगर वो केरोसिन तेल है तो उसका चाल उसमें कुछ और होगा, अगर वो निर्वात है तो उसमें उसका चाल कुछ और होगा। प्रकाश का अगला उदाहरण है, यह एक वैद्युत चुंबकीय तरंग है। वैद्युत चुंबकीय तरंग मतलब ऐसी तरंग जो वैद्युत और चुंबकीय क्षेत्रों के परस्पर लंबवत मिलकर चलने से बनती है। अर्थात ऐसी तरंग जो वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के परस्पर लंबवत परिवर्तन करने से आगे बढ़ती है, उसे हम वैद्युत चुंबकीय तरंगें कहते हैं। यहाँ उसका डायग्राम ले सकते हैं कि प्रकाश जो है वैद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में किस प्रकार चलता है। इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा कक्षा 12वीं के फिजिक्स में करेंगे, तो आप चिंता ना करें कि वैद्युत चुंबकीय तरंगें क्या होती है। बस आप इतना जान लीजिए कि ये एक फैक्ट है कि प्रकाश एक वैद्युत चुंबकीय तरंग है। अगला उदाहरण है, इसकी तरंग दैर्घ्य 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम होती है। अब तरंग दैर्घ्य का मतलब क्या होता है? तो तरंग दैर्घ्य का मतलब मित्रों, जब कोई तरंग चलता है तो उसके दौरान एक चक्कर पूरा करने में इसका, जब तरंग यहाँ से A से B तक चला तो इसका एक चक्कर पूरा हो गया और इसका दूसरा चक्कर जब ये यहाँ से यहाँ आएगा तो दूसरा चक्कर पूरा हो जाएगा। तो तरंग दैर्घ्य का मतलब होता है कि जब कोई तरंग अपनी एक चक्कर पूरा करता है तो उसकी एक चक्कर पूरी करने में तय की गई दूरी को हम तरंग दैर्घ्य बोलते हैं। जैसे कि यहाँ तरंग दैर्घ्य A भी है, तो उसी प्रकार जो प्रकाश का तरंग दैर्घ्य होता है वो 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच होता है। मैं आपको एंगस्ट्रॉम बता देता हूँ कि एंगस्ट्रॉम क्या होता है। तो एंगस्ट्रॉम दूरी को नापने का एक बहुत सूक्ष्म मात्रक है, यानी जब दूरी बहुत सूक्ष्म होती है तो उसे हम एंगस्ट्रॉम में नापते हैं। जिस प्रकार 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, उसी प्रकार एक एंगस्ट्रॉम में 10⁻10 मीटर होता है। तो चलिए अब आपको मैं सरल शब्दों में समझाता हूँ। यदि मैं पूछूं कि 1 मीटर का 100वां हिस्सा को क्या बोलेंगे, तो 1 मीटर का यदि हम 100 हिस्सा करें तो उसके एक हिस्से को हम 1 सेंटीमीटर बोलेंगे। तो उसी प्रकार यदि हम 1 मीटर का 100 करोड़ हिस्सा करें तो इसके एक हिस्से को जो है हम लोग 1 एंगस्ट्रॉम बोलेंगे। अब हम लोगों का अगला टॉपिक है प्रकाश का परावर्तन। तो प्रकाश का परावर्तन समझने से पहले हम
परावर्तन शब्द का मतलब समझ लेते हैं। तो परावर्तन शब्द का मतलब होता है किसी वस्तु या ऊर्जा का किसी अन्य वस्तु से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौटना। मान लीजिए कि किसी दीवार पर हम गेंद या फुटबॉल मार रहे हैं तो वो टकराकर उसी माध्यम में वापस आ रहा है, तो यह हो जाएगा फुटबॉल या गेंद का परावर्तन। उसी प्रकार जब प्रकाश किसी ऐसे तल से टकराता है जिसका एक सिरा कलई किया हुआ होता है तो वह उसी माध्यम में लौटकर चला जाता है, तो प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब कलई किए हुए हिस्से से मतलब ये है कि मान लीजिए कि कोई पारदर्शी वस्तु है। पारदर्शी वस्तु मतलब जिसके आर पर प्रकाश जा सकता है, जैसे आप कांच ले सकते हैं। तो जब पारदर्शी वस्तु के किसी एक हिस्से पर हम पारे या लाल ऑक्साइड से कलई कर देते हैं, यानी कि लेपन कर देते हैं, तो उसका जो दूसरा सिरा है वो परावर्तक हो जाता है, यानी कि वो प्रकाश किरणों को परावर्तित कर देता है। जिस प्रकार दीवार पर फुटबॉल मारने से फुटबॉल जो है वापस चला आता है, उसी प्रकार जब हम किसी पारदर्शी वस्तु के एक तल को हम कलई कर देते हैं तो वो प्रकाश को परावर्तित करने लगता है, यानी कि प्रकाश को जो है प्रकाश को उसी माध्यम में भेजने लगता है। तो इस प्रकार बने नए वस्तु को हम दर्पण कहते हैं, जो कि आप अपने घर में देखते होंगे, जिसमें आप अपना चेहरा देखते हैं। वो दर्पण का ही उदाहरण है, जो कि कांच होता है, जो कि पारदर्शी होता है, उसके एक हिस्से पर यानी कि एक तल पर जो है लाल ऑक्साइड या जो है पारे का कलई किया हुआ होता है, तब हम अपने चेहरों को देख पाते हैं। तो चलिए अब हम प्रकाश के प्रवर्तन को जानते हैं। देखिए यहाँ एक मैं मान लेता हूं कि कोई वस्तु है, मान लीजिए कांच ही है, जिसका एक सिरा जो है कलई किया हुआ है, कलई किया हुआ है। वो कलई पारे या लाल ऑक्साइड का हो सकता है। तो जब इस पर प्रकाश किरणें पड़ेंगी तो टकरा कर जो उसी माध्यम में चली जाएगी, क्योंकि उनके आने के लिए कोई रास्ता है ही नहीं, क्योंकि रास्ता था तो उसको हम लोगों ने पारे या लाल ऑक्साइड के माध्यम से जो है बंद कर दिया। तो प्रकाश का कोई रास्ता ही नहीं है कि जिस माध्यम से वो आग पर जा सके, तो प्रकाश टकरा कर उसी माध्यम में वापस आ जाता है। तो प्रकाश की इसी घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश किरणों का किसी चिकने व पालिशदार तल पर गिरकर पुनः उसी माध्यम में वापस लौटना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। जो प्रकाश किरणें दर्पण की ओर आ रही होती हैं उसे हम आपतित किरण बोलते हैं, और जो दर्पण से दूर जा रही होती हैं उसे हम परावर्तित किरण बोलते हैं। और दर्पण के जिस बिंदु पर किरणें गिरती हैं उसे हम आपतन बिंदु कहते हैं। और जब उस दर्पण पर 90 डिग्री का कोण बनाते हुए हम एक रेखाखंड खींचते हैं तो उस रेखाखंड को हम अभिलंब बोलते हैं। और अभिलंब और आपतित किरण के बीच जो कोण होता है उसे हम आपतन कोण, और अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच जो कोण होता है उसे हम परावर्तन कोण बोलते हैं। अब हम परावर्तन के नियम जान लेते हैं। तो परावर्तन के मुख्यतः 2 नियम होते हैं। पहला आपतित किरण यानी कि ये, अभिलंब यानी कि ये, और परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं। अर्थात पहले नियम का मतलब यह है कि जो आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब है वो तीनों एक ही तल में होते हैं। और आप यहाँ देख भी सकते हैं कि जो आपतित किरण और परावर्तित किरण और अभिलंब है वो तीनों ही व्हाइट बोर्ड के तल में ही है। इसी प्रकार जब कभी परावर्तन की घटना हो रही होती है तो वहां भी आपतित किरण और परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा नियम है आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होते हैं। अर्थात कोण I बराबर कोण R, यानी कि जब परावर्तन होता है तो अभिलंब के दौरान जो आपतित किरण के बीच कोण बनता है वो, और अभिलंब के द्वारा जो परावर्तित किरण के बीच कोण बनता है वो दोनों बराबर होता है। वो परावर्तन की घटना कहीं भी कभी भी हो रही हो तो आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर ही होते हैं। तो साथियों इस वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे अगले किसी वीडियो में। धन्यवाद।